वेलकम बैक टू माय चैनल बायो स्टडी गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 2 ऑफ चैप्टर 11 दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। ठीक है, इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जो भी आज नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं बायो स्टडी चैनल से, उनको मैं बता दूं कि कल हमने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन देखी थी, क्या होता है, इसके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा था, और लास्ट का टॉपिक हम लोगों ने कल ये पढ़ा था कि टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्या क्या टूल्स की उसमें ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कवर किया था। आज के टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं 3 चीज़ें। वो 3 चीज़ें क्या हैं, एक छोटा सा ओवरव्यू मैं देना चाहूँगी। देखिए, आज के चैप्टर में, मतलब आज के पार्ट में हम लोग जो कवर करेंगे वो होगा एक टेक्निक, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के बारे में देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि क्लोनिंग वेक्टर्स क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो क्लोनिंग वेक्टर्स। ठीक है, थर्ड जो लास्ट पार्ट होगा आज का वो होगा कॉम्पिटेंट होस्ट। भाई कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होता है, किस टेक्निक से, किस मेथड से ट्रांसफ़र की जाती हैं आगे जो फॉरेन डीएनए होता है, वो चीज़ें हम लोग आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद जो पार्ट थर्ड आएगा वो भी इम्पॉर्टेंट आएगा, क्योंकि उस पार्ट में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो बायो स्टडी चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, हिस्सा बन जाइए, जितना हो सके आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर किया कीजिए, उन लोगों की भी हेल्प होगी, राइट। देखिए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, नाम में पता है कि कोई जेल का यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का पास होना होता है इस टेक्निक के अंदर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और उसकी वजह से क्या होता है, सेपरेट होता है, आइसोलेट होता है डीएनए के फ्रेगमेंट्स। ठीक है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ये बहुत सारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं। अब इनको साइज के बेसिस पे सेपरेट करना अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ठीक है, तो वो क्या किससे होगा, वो होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से, वो होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, एक टेक्निक है जो कि सेपरेट करती है मॉलिक्यूल्स सच एज डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। भाई डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए ये टेक्निक बनाई गई है। ठीक है, ये डेवलप की थी ए टिसेलियस ने 1937 में। तो ये लाइन आप लोग ध्यान रखें, किसने डेवलप किया था इसको, ए टिसेलियस ने। ठीक है, 1937 में। अब भाई किसके बेसिस पे सेपरेशन होता है, आप लोगों को इतना पता चल गया कि सेपरेट होता है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के फ्रेगमेंट्स, लेकिन किस बेसिस पे सेपरेट होते हैं, वो होते हैं साइज के बेसिस पे। अभी मैंने जो यहाँ पे बनाया हुआ है, बड़ा साइज है, बड़ा साइज है, छोटा छोटा, ऐसे छोटा। ठीक है, ऐसे करके मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, छोटा, फिर बिल्कुल स्मॉलर फ्रेगमेंट। तो ऐसे करके साइज के बेसिस पे ये सेपरेट होते हैं, राइट। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और उसके बेसिस पे फिर साइज के अकॉर्डिंगली सेपरेट हो जाते हैं, राइट। थोड़ा सा बेसिक समझ में आया आप लोगों को इसके अंदर होता क्या है। अब देखो, माइग्रेशन चलती है, यहाँ पे माइग्रेट करती हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड। मतलब क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैथोड की तरफ में मूव करेगा, कैथोड बोले तो नेगेटिव। ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ में जाएगा, मूव करेगा, और ऐसे करके सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, जेल की बात की गई थी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो नाम में है जेल। अब मोस्ट कॉमनली जेल को मैट्रिक्स बोलते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है अगारोस जेल। ठीक है, या फिर इसको अगार जेल भी बोला जाता है। अगार जेल क्या है, अगार जेल पॉलीसेकेराइड है सीवीड से, जो रेड एल्गीज होती हैं उनसे इसको आइसोलेट किया जाता है, एक वाइट पाउडर फॉर्म में ये होता है। ठीक है, तो ये है अगारोस जेल, राइट। अब देखो क्या होता है, उससे पहले छोटा सा एक मैं प्रोसेस बताती हूँ। जो अगारोज है इसको हीट किया जाता है, अगारोज जो वाइट पाउडर फॉर्म में होता है उसको हीट किया जाता है, हीट करने के बाद में उसको कूल किया जाता है, और कूल होने के बाद में वो जेल बेस बन जाता है। ठीक है, अब इस जेल बेस में क्या करेंगे, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को वेल के थ्रू हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद में वो सेपरेशन हो जाएगा, और सेपरेशन जो होगा वो आप लोगों को दिखेगा कैसे, आप क्या करोगे, इथिडियम ब्रोमाइड नाम का आप एक इसके अंदर कंपाउंड डालोगे। ठीक है, इथिडियम ब्रोमाइड, ETBr। अब ETBr आप लोगों ने डाला और यूवी रेडिएशंस दिए। ठीक है, यूवी रेडिएशंस दिए तो आप लोगों को विजिबल होंगे बैंड्स,
कुछ आपको बैंड्स की फॉर्म में, जैसे ये आप लोगों को दिख रहे हैं, कुछ ऐसे दिखेंगे आप लोगों को, ब्राइट ऑरेंज कलर के आप लोगों को बैंड्स विजिबल होंगे, और यही बैंड शो करेंगे कि भाई जो डीएनए था या फिर आरएनए था या फिर प्रोटीन था वो सेपरेट हो गया साइज के बेस पे। ठीक है, थोड़ा सा रिकैप करो आप लोग। इसके अंदर जो मैट्रिक्स यूज होता है वो अगारोस जेल होता है, जिसको अगार जेल भी बोलते हैं। ठीक है, ये वाइट पाउडर फॉर्म का होता है। इसको पहले हीट किया जाता है, उसके बाद में इसको कूल करते हैं, कूल करने के बाद में ये जेल बन जाता है। ठीक है, उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना है वो ये है कि इसकी स्टेनिंग की जाती है डीएनए की इथिडियम ब्रोमाइड से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप लोगों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ये लाइन तो लिखनी ही लिखनी है कि भाई इसको स्टेन किया जाता है डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड से। उसके बाद में यूवी रेडिएशंस देंगे तो वो क्या होंगे, ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स विजिबल होंगे, और ये हो गया आप लोगों का डीएनए का सेपरेशन। राइट, तो ये था गाइस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब इसके बाद में सेकंड टॉपिक आ गया है क्लोनिंग वेक्टर्स। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर्स। देखो क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, क्लोन का मतलब होता है बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज को बनाना। ठीक है, क्लोन का मतलब यही होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होनी चाहिए अपने पेरेंट की। तो यहाँ पे जो एक कॉपी है उसके जैसी बहुत सारी कॉपीज बनानी है, और उसके लिए वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। वेक्टर्स मतलब क्या है, व्हीकल्स है। ठीक है, वेक्टर्स मतलब है व्हीकल्स, व्हीकल्स डीएनए, और यू कैन से द कैरियर ऑफ डीएनए, जो आगे फॉरेन डीएनए को लेके जाते हैं। जैसे अब आपको यहाँ से जाना है स्कूल, तो स्कूल जाने के लिए आपको या तो स्कूल बस की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर अगर आपका खुद का कोई पर्सनल व्हीकल है, गाड़ी या फिर स्कूटी जैसा भी है आप लोगों, ठीक है, तो उसके थ्रू आप लोग जाते हो। या फिर कॉलेजेस वगैरह भी जाते हो। आप लोग बोलोगे कि स्कूल में गाड़ी लेके जाना, तो भाई कॉलेज स्टूडेंट्स की भी यहाँ पे बात चल रही है, आपके बड़े भाई बहन होंगे, तो वो क्या है, व्हीकल की हेल्प लेके जाते हैं। ऐसे ही फॉरेन डीएनए सेगमेंट को कैरी करता है। ठीक है, फॉरेन डीएनए सेगमेंट को कैरी किया जाता है और आगे उसको प्रोजेनिस के अंदर, मतलब जो मल्टीपल कॉपीज बनती हैं उसमें फिर उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। जो वेक्टर्स होते हैं वो डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं और कैरी करते हैं फॉरेन डीएनए सेगमेंट को। जैसे प्लाज्मिड मैंने बताया था। ठीक है, प्लाज्मिड, बैक्टीरिया के अंदर एक खुद का उसका जेनेटिक मटेरियल होता है और एक होता है प्लाज्मिड। ठीक है, ये है प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, ये क्या करता है, यहाँ से इस प्लाज्मिड को निकालेंगे हम लोग, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट किया, फॉरेन डीएनए अटैच किया, इसको लाइगेट किया। यहाँ पे लाइगेशन का मतलब होता है ज्वाइन किया। ठीक है, पहले वाली वीडियो को आप लोग जाके देखें अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। जो यहाँ पे ज्वाइन किया, लाइगेट किया, उसके बाद में इसको क्या किया, आगे होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर दिया, फिर वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएगा। ठीक है, तो ये फॉरेन डीएनए को कैरी करने का काम करता है। क्लोनिंग वेक्टर की डेफिनेशन में आप लोगों को लिखना है कि ये व्हीकल डीएनए होते हैं या फिर कैरियर ऑफ डीएनए होता है। ये डीएनए के ही मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि फॉरेन डीएनए को, या फिर आप बोल सकते हो जो भी इंटरेस्टेड डीएनए है, मतलब जो भी आपकी इंटरेस्ट का डीएनए है जिससे आपको जो यूज में ले रहे हो आप, ठीक है, उसको कैरी करने के काम आता है। अब बेसिकली तो देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे दो है, प्लाज्मिड वेक्टर और बैक्टीरियोफेज वेक्टर्स। ठीक है, YACs और BACs मैंने लिखा है, इसके 1 नंबर के मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि YAC स्टैंड्स फॉर, ये होता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। BAC बोले तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और YAC बोले तो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज। ठीक है, और मोस्ट आइडल वेक्टर कौन सा हो जाएगा, प्लाज्मिड वेक्टर। अगर क्वेश्चन आता है तो देखिए प्लाज्मिड वेक्टर्स क्या होते हैं। आपको अभी अभी बताया है कि बैक्टीरिया के अंदर एक उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है और एक प्लाज्मिड होता है। इसको डिस्कवर किया था विलियम हेज एंड द जोशुआ लेडरबर्ग ने। 1952 के अंदर इसकी डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, बहुत ही आइडल वेक्टर है ये प्लाज्मिड वेक्टर। होता क्या है, ये होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, मतलब बैक्टीरिया में जो अलग से क्रोमोसोमल मटेरियल होता है उसी को प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग या फिर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग बोला जाता है, खुद से रेप्लिकेट होता है ये। ठीक है, यूजुअली ये सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल ये होता है। डेफिनेशन में पूछेंगे आपको ये लाइन लिखनी है,
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग होता है और डबल स्ट्रैंडेड यूजुअली सर्कुलर डीएनए होता है ये, ठीक है। और मोस्ट वाइडली यूज होता है वर्सेटाइल इजीली मैनिपुलेटेड वेक्टर PBR322 एक आइडल प्लाज्मिड वेक्टर है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आ गया, PBR322, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पे। PBR322 आइडल प्लाज्मिड वेक्टर है, ठीक है, और इसी को हम लोग आगे अभी पढ़ रहे हैं। देखिए PBR322 वेक्टर, अगर हम लोग इसकी एक बार नोमेनक्लेचर की बात करें तो थोड़ा सा आप समझ जाओ इस बात को कि देखो फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर कंस्ट्रक्ट हुआ था 1977 के अंदर, बोलीवर एंड द रॉडरिज। BR, जो इसमें BR दिख रहा है आप लोगों को PBR322 में, B स्टैंड फॉर द बोलीवर एंड द R स्टैंड फॉर रॉडरिज, ठीक है। नोमेनक्लेचर की बात करें तो PBR322 प्लाज्मिड के अंदर P जो है वो डिनोट करता है कि भाई ये एक प्लाज्मिड है, ठीक है, P डिनोट करेगा प्लाज्मिड है। BR आप लोगों को पता चल गया किसने इसको कंस्ट्रक्ट किया था, बोलीवर एंड द रॉडरिज, ठीक है, BR का समझ में आया। अब 322 जो है ना गाइज, ये जो नंबर आप लोग देख रहे हो 322 का, नेक्स्ट स्लाइड में है वैसे ये क्या है, ये एक नंबर दिया गया है कि भाई ये PBR322, ठीक है। ऐसे ही करके पीछे और भी नंबर होंगे 328, 387, तो जिस नंबर पे ये आइडेंटिफाई किया गया है तो वो नंबर ये है, ठीक है। 322 वो गिवन नंबर है, ये डिस्टिंग्विश करता है इस टाइप के प्लाज्मिड को, ठीक है। देखिए इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर PVU1, PSD1, एम्पीसाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट की मैंने बात की थी पार्ट 1 के अंदर, वही चीज़ें हैं ये, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट, इसमें BAM1 और SAL1 होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है यहाँ पे, रेप्लिकेशन की जो साइट होती है वो प्रेजेंट होती है, ORI रेप्लिकेशन, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसको बोलते हैं, ये इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ECO R1 साइट है, CL11 साइट है, हिंड थर्ड साइड प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर होती हैं, PBR322 के अंदर, और ये आप लोग एक बार अपने हाथ से इसको बना के देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज ये PBR322 का ये डायग्राम आप लोग खुद बना के देखिए, ठीक है। इसमें ये सारी साइट्स प्रेजेंट होती हैं। अब देखो क्या फीचर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर, देखो क्लोनिंग वेक्टर की बेसिकली बात चल रही है, तो उसके ऐसे क्या क्या फीचर्स होते हैं, कौन कौन सी साइट उसके अंदर प्रेजेंट होती है जो यूजफुल होती है क्लोनिंग के लिए, ठीक है। क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर, क्लोन को एक वेक्टर में अगर आप लोग उस चीज़ को फीचर कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी ज़रूरी है। देखो यहाँ पे 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दो आप लोग। यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, ORI साइट। देखो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, नाम में पता है कि कोई एक ऐसी सीक्वेंस होती है जो कि रेप्लिकेशन को इनिशिएट करती है, ठीक है। अगर ORI साइट नहीं होगी तो रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, तो ORI होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है सेलेक्टेबल मार्कर्स। अब भाई ये सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या आ गए, एम्पीसाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, जो ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट की मैं बात कर रही हूँ, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, क्लेंडामाइसिन, जितने भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स होते हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स में, अभी बताया मैंने BAM1, SAL1, ये सारे आते हैं सेलेक्टेबल मार्कर्स के अंदर, ठीक है। तीसरा होना ज़रूरी है यहाँ पे क्लोनिंग साइट्स का, ठीक है, क्लोनिंग साइट। फोर्थ है यहाँ पे वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल के अंदर जो क्लोनिंग जीन्स होती हैं, वेक्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, वो भी होना ज़रूरी है। तो बेसिकली जो ये वाला पार्ट है ये हम प्लांट्स के केस में देख रहे हैं, प्लांट्स और एनिमल के केस में, और वैसे यहाँ पे 3 ही चीज़ें हैं। देखो क्लोनिंग वेक्टर के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट होना ज़रूरी है, प्रोमोटर, सेलेक्टेबल मार्कर, ORF इंसर्ट जीन, जहाँ से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चले। तो आप लोगों को ये 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है अभी, ठीक है। ये 3 चीज़ें आप लोगों को अभी ध्यान में रखनी है, सेलेक्टेबल मार्कर, क्लोनिंग साइट और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। देखो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता क्या है, स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, ये DNA बेसिस की बनी होती है और जो कि रेस्पॉन्सिबल होती है इनिशिएट करने के लिए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन इनिशिएट होगा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अगर साइट प्रेजेंट है तो, ठीक है। प्रोकैरियोटिक DNA के अंदर और यूकैरियोटिक DNA के अंदर अब हम देख रहे हैं कि कितनी साइट इसके अंदर होती है। जो प्रोकैरियोटिक DNA होता है उसके अंदर सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। कोई भी एक ये सीक्वेंस है,
सपोज करो यहाँ पे ये है ORI, राइट। यूकैरियोटिक डीएनए में क्या होगा, मोर देन 1 ORI, मतलब मोर देन 1, कहीं यहाँ पे कुछ है और एक यहाँ पे मान लो आप, तो मोर देन 1 होगी ORI साइट यहाँ पे, राइट। ध्यान रखना आप लोगों को ये चीज़ का। दूसरा है सेलेक्टेबल मार्कर्स। तो ये क्या है, देखो मार्कर्स क्या करते हैं, आप लोग बुक में मार्क करते हो, मार्कर की हेल्प से आप लोग इंपॉर्टेंट पार्ट को मार्क करते हुए चलते हो, ठीक है, जब भी आप लोग रीडिंग करते हो। तो मार्कर बेसिकली करता क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ें और जो लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट कर देता है, ठीक है। कोई भी लाइन है, सपोज करो कोई भी लाइन है, ये आपने इस पार्ट को मार्कर से मार्क कर दिया, तो ये चीज़ें क्या शो करती है, जब भी आप इसको नेक्स्ट टाइम रीड करेंगे तो आपके ब्रेन को पता चल जाएगा कि जो ये चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर, और जो ये बाकी का बचा हुआ है इसके अंदर लेस इंपॉर्टेंट है, रीड करना है लेकिन जो इंपॉर्टेंट वाला है उस पर ज़रूर नज़र फेरनी है। ऐसा ही कुछ सेलेक्टेबल मार्कर्स के केस में होता है कि ये ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को ये एलिमिनेट के करने के काम आता है। अब आप लोग बोलेंगे कि ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या होते हैं। देखो, जिनके अंदर चेंजेस हुए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिकली मतलब यही होता है कि जिसके अंदर चेंज आया है, ठीक है। अगर कोई भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है तो जो रिकॉम्बिनेंट वाला होगा ना वो ट्रांसफॉर्मेंट कहलाएगा, क्योंकि वो कुछ नया है, उसके अंदर हमें रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब होगा बिल्कुल वैसे का वैसा ही, ठीक है, जिसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। तो सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या करेंगे, हमें हेल्प करेंगे सेलेक्ट करने में विद द होस्ट सेल विच कंटेन द वेक्टर्स। मतलब भाई होस्ट की सेल के अंदर किसके अंदर वेक्टर प्रेजेंट है, मतलब किसके अंदर ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं और किसके अंदर ट्रांसफॉर्मेंट्स नहीं है, ये चीज़ें हमें पता चलती है सेलेक्टेबल मार्कर की हेल्प से, ठीक है। समझ में आया ना, सेलेक्टेबल मार्कर सेलेक्ट करने में हेल्प करवाते हैं कि किसके अंदर, किस होस्ट सेल के अंदर वेक्टर है और किसके अंदर वेक्टर नहीं है। अब जिसके अंदर वेक्टर नहीं होगा उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, हम सिर्फ वेक्टर वाले को ही लेंगे अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। ओके, द जीन्स एनकोडिंग रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, TETR, ये स्टैंड्स फॉर टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। एम्पीसाइक्लिन के लिए AMP और ये ऊपर R हो जाएगा रेसिस्टेंट के लिए। ये एंटीबायोटिक को लेके रेसिस्टेंट प्रोवाइड करती हैं। देखो, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट का मतलब ही यही होता है कि एंटीबायोटिक्स देंगे तो क्या होगा, बैक्टीरिया मर जाएंगे, लेकिन रेसिस्टेंट होगा, रेसिस्टेंट का मतलब बेसिकली होता है बचाव करना। तो बैक्टीरिया इस कंडीशन में जहाँ पे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट होगी वहाँ पे बैक्टीरिया मरेंगे नहीं, ठीक है, वहाँ पे बैक्टीरिया मरेंगे नहीं। तो यही चीज़ें होती हैं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स के अंदर। तीसरा है क्लोनिंग साइट, जिसको रिकॉग्निशन साइट्स भी बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि जो आपको ध्यान रखना है वो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एम्पीसाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन के अंदर होती है रिकॉग्निशन साइट या फिर आप बोल दो क्लोनिंग साइट। देखो क्या, PST1 PVU1 लोकेट होते हैं विद इन एम्पीसाइक्लिन रेसिस्टेंट, ठीक है। तो ये कोई भी एक प्लाज्मिड वेक्टर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्पीसाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, और दूसरा क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, ठीक है। और टेट्रासाइक्लिन वाले में क्या होगा, BAM1 BAM H1 और दूसरा SAL1, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, PST1 PVU1, ये होगा इसके अंदर, किसके अंदर, एम्पीसाइक्लिन रेसिस्टेंट के अंदर, ठीक है। टेट BAM1 SAL1 आपको ये याद रखना है और ऊपर वाला याद रखना है PST1 PVU1, ठीक है। दूसरी और रिकॉग्निशन साइट्स प्रेजेंट होती है जैसे EcoR1। पार्ट 1 में हमने EcoR1 का नोमेनक्लेचर भी पढ़ा था, क्या है ये, कैसे काम करता है वो देखा था हमने, ठीक है। हिंट 3 PVU सेकेंड, और ये कुछ रिकॉग्निशन साइट है, ठीक है। तो कोई भी क्लोनिंग वेक्टर आप लोगों को समझ में आए, कोई भी क्लोनिंग वेक्टर आप लोगों को दिखे डायग्राम, और अगर ये वर्ड्स लिखे हों PVU1 PST एम्पीसाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, ये सब क्या है, रिकॉग्निशन साइट्स हैं, क्लोनिंग साइट्स हैं, ठीक है। एक चीज़ आती है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब ये क्या चीज़ आती है भाई, नहीं, अभी तक तो आपने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है भाई, क्लोनिंग साइट्स क्या होती है, सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं, ये 3 चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। गाइज, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी कहीं कन्फ्यूज़न आता है तो आप लोग अपनी NCERT बुक को निकाल के एक बार रीडिंग लगा लें, आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में क्या होता है,
कोई भी एंजाइम है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ कोई भी एंजाइम है, जैसे कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है, ये है। अब क्या हुआ, देखो यहाँ पे जीन डाली, कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, कोई भी जीन है, कोई भी डीएनए का सेगमेंट है, यहाँ पे ये जीन हमें चाहिए होगी, ठीक है, यहाँ पे ये जीन हमें चाहिए, तो हमने इसको आइसोलेट किया, पहले इसको आइडेंटिफाई किया, दूसरे नंबर पे इसको आइसोलेट किया। अब ये यहाँ पे आ गई, और ये सपोज करो कोई भी एक एंजाइम है, तो ये एंजाइम के ऊपर जब इस जीन को ये आके बैठ जाएगी यहाँ पे, इस जीन को हम लोग लेके आएंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, जो ये वाला रीजन होगा ना डीएनए का, ये इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब जो एंजाइम बेसिकली बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए आगे काम कर रहा था, आगे प्रोटीन बना रहा था, वो अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट लाने की वजह से वो एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, और आगे प्रोटीन नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे आप लोग एक बार थोड़ा सा समझो, देखो एंजाइम था, एंजाइम है, एंजाइम क्या करेगा, आगे प्रोटीन बना देगा, ठीक है, प्रोटीन बना देगा। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने जीन ऑफ इंटरेस्ट लाके यहाँ पे क्या किया, इंसर्ट किया, तो क्या होगा, अब ये जो एंजाइम है ये इनएक्टिव स्टेट में हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, और इसकी वजह से आगे प्रोटीन भी नहीं बन पाएगा, और इसी चीज़ को बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। कभी कभी 2 मार्क्स की क्वेश्चन में ये पूछ ली जाती है कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है, तो आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। समझ में आया गाइज आप लोगों को अच्छे से ये। अब देखो फोर्थ जो मैंने बोला था, 3 डिस्कस किए थे, फोर्थ वाला बचा हुआ था कि वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल और प्लांट्स के केसेस में क्या होंगी वो क्लोनिंग जीन्स। तो देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है, प्लांट्स के केसेस में होता है ये बेसिकली सोयल इनहिबिटिंग प्लांट बैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशियन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशियम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक टाइप का पैथोजन होता है डाइकोट्स के अंदर, ठीक है, जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उसके अंदर ये एक टाइप का पैथोजन होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, पीस ऑफ डीएनए को ट्रांसफर कर देता है, पीस ऑफ डीएनए जिसको ट्रांसफर डीएनए भी बोलते हैं, उसको क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। तो देखो यहाँ पे ये नेचुरल तरीके से काम चल रहा है भाई, डाइकोट प्लांट्स हैं, ये कोई प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे पैथोजन प्रेजेंट है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशियम, ठीक है, ये प्रेजेंट है यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा डीएनए को, ट्रांसफर डीएनए, टीडीएनए, जो डीएनए का पीस होगा उसको ट्रांसफर कर देगा, उसको टीडीएनए बोल देंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या करता है, जो टीडीएनए है वो कॉज कराता है ट्यूमर्स को। ट्यूमर्स जानते हो आप लोग क्या होता है, ट्यूमर बनते हैं, फिर उससे कैंसरस सेल्स बनती हैं, तो जो स्टार्टिंग की स्टेज होती है, इनिशियल स्टेज, उसमें ट्यूमर्स बनते हैं, तो वही वाले ट्यूमर्स की यहाँ पे बात चल रही है, सेल्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जो ट्रांसफर डीएनए होता है वो ट्यूमर बनाता है और उसी को क्राउन गॉल्स के नाम से जाना जाता है, तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, टीडीएनए कॉज द ट्यूमर्स, जिसको क्राउन गॉल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ऐसा से कुछ करके बन जाता है, ये देखो, ठीक है। अब ये जो है टी आई स्टैंड्स फॉर द ट्यूमर इंड्यूसिंग, अब यहाँ पे ये ट्रांसफर डीएनए कर देगा टीडीएनए, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशियन। अब जो नया प्लांट बनेगा गाइज वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आपको चाहिए, मतलब जो आपको प्लांट चाहिए था बिल्कुल वैसा ही प्लांट अब नया आप लोगों को उसके अकॉर्डिंगली मिलेगा। तो ये एक टाइप का नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है। तो नीट के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो पैथोजन यूज़ किया जाता है उसका नाम क्या है, ठीक है, वो किस प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, वो डाइकोट प्लांट्स के अंदर मिलता है, वो करता क्या है, टीडीएनए को ट्रांसफर कराता है, ठीक है, डीएनए के पीस को ट्रांसफर कराता है और उसी को टीडीएनए बोलते हैं, ठीक है। और टीआई स्टैंड्स फॉर यहाँ पे ट्यूमर इंड्यूसिंग, जो टीडीएनए होता है वो ट्यूमर इंड्यूस करा देता है, ठीक है, ट्यूमर इंड्यूस करा देगा और उसको क्राउन गोल्स बोलते हैं। यही टॉपिक है आप लोगों का जो समझने का था यहाँ पे प्लांट्स के केसेस के अंदर, ठीक है। तो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है,
2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग में पैथोजन का यूज़ किया जाता है, वो क्या है। सीबीएसई में भी ये क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। टोमिनिफेशियम एग्रोबैक्टीरियम को आप लोग ध्यान रखना, पैथोजन को, और ये कैसे करता है काम, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पे, राइट। देखिए जो सेकंड नंबर पे है बैक्टीरियोफेज वेक्टर, पहला हमने पढ़ा प्लाज्मिड वेक्टर, अब दूसरा यहाँ पे पढ़ रहे हैं बैक्टीरियोफेज वेक्टर, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिखे 4 थे मैंने, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है प्लाज्मिड वाला और बैक्टीरियोफेज वाला, ठीक है। इसके अंदर 2 चीजें हैं, M13 फेज और लैम्डा फेज वेक्टर, ठीक है, इसके अंदर ये 2 चीजें हैं। अब देखो क्या है, बैक्टीरियोफेज आर द वायरसेस, वो वायरसेस जो कि बैक्टीरियल सेल को अटैक करते हैं, ठीक है, वो वायरसेस जो कि बैक्टीरियल सेल को अटैक करते हैं बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। देखो बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है इन्फेक्ट करना, तो वो वायरसेस जो कि बैक्टीरियोफेज को अटैक करते हैं, मतलब बैक्टीरियल सेल्स को अटैक करते हैं, ठीक है, समझ में आया इतना भी। इंजेक्टिंग देयर डीएनए इनटू दीज सेल्स, उनकी सेल्स के अंदर डीएनए को इंजेक्ट कर देते हैं और उसके बाद में वो क्या करते हैं, उस डीएनए को ट्रांसफर कर देते हैं फ्रॉम द फास्ट जीनोम टू द स्पेसिफिक बैक्टीरियल होस्ट। जो भी बैक्टीरिया होगा, फास्ट मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो कुछ ऐसा सा करके स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे वो डीएनए को इंसर्ट किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, अब यहाँ पे ये क्या कर देंगे, बैक्टीरियल होस्ट के अंदर उसको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, ऐसे करके ये काम करता है। अब देखो वाई आर बैक्टीरियोफेजिस वेक्टर्स आर मोर एडवेंटिशियस देन द प्लाज्मिड वेक्टर। M13 और जो पीछे लिखा हुआ है लैम्डा वेक्टर, उसमें बस यही है कि M13 जो होगा वो फिलामेंटस होगा, ठीक है, फिलामेंटस होगा, उसके अंदर F पिलाई होंगी, और जबकि जो M13 वाला होगा उसके अंदर वो फिलामेंटस नहीं होगा। तो वो चीज़ें आप लोगों को अभी ध्यान में नहीं रखनी है, बस आप लोगों को इसका पता होना चाहिए कि उसके अंदर M13 आता है और उसके अंदर क्या आता है, लैम्डा वेक्टर आता है, ठीक है, ये चीज़ें आती हैं। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि शटल वेक्टर्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं शटल वेक्टर्स। शटल वेक्टर्स बेसिकली यूकैरियोट्स के अंदर और ई कोलाई के अंदर, दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं और वही कहलाते हैं शटल वेक्टर्स। तो शटल वेक्टर की अगर डेफिनेशन पूछते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, शटल वेक्टर्स क्या होते हैं, द वेक्टर्स which present in both eukaryotic cells, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में और ई कोलाई में, दोनों में प्रेजेंट होते हैं, वो कहलाते हैं शटल वेक्टर्स। तो दोनों है, प्रोकैरियोट भी है, यूकैरियोट भी है, ये ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। ये यूज किए जाते हैं ट्रांसफर करने के लिए फॉरेन डीएनए को, राइट। अब क्वेश्चन था कि भाई बैक्टीरियोफेज वेक्टर्स जो है ज़्यादा एडवेंटिजियस क्यों होते हैं प्लाज्मिड वेक्टर के कंपैरिजन में। तो देखो ये ज़्यादा लार्जर डीएनए फ्रेगमेंट्स को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, कैन बी यूज्ड फॉर द लार्जर डीएनए फ्रेगमेंट्स। और जो YACs होते हैं, BACs होते हैं, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये भी लार्जर अमाउंट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इन दोनों को ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के टाइम पे इसको यूज़ किया गया था, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो सीक्वेंसिंग है उसमें इसको यूज़ किया गया था। सेकंड है कि दे कैन बी इजीली डिटेक्टेड एट द टाइम ऑफ क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट। भाई ये इजीली डिटेक्टेड होते हैं। अब डिटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से के अंदर वेक्टर्स होते हैं, कौन कौन से के अंदर नहीं होते हैं, कौन से ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं, कौन से नहीं हैं। तो डिटेक्शन के टाइम पे ये बहुत ईजी हो जाता है जब आप लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, या जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए हैं उसमें डिटेक्शन के टाइम पे बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि भाई बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बैक्टीरियोफेज वेक्टर्स ज़्यादा एडवेंटिजियस है किससे, प्लाज्मिड वेक्टर से। गाइस जिसको भी अभी समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग एक बार अपनी एनसीईआरटी उठाओ, थोड़ा सा उसकी रीडिंग लगाओ, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे ना समझ में आने वाला यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देखो। और यहाँ पे समझो क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन के अंदर मैंने बताया था BAM1 SAL1 प्रेजेंट होता है, ठीक है। अदर रिकॉग्निशन साइट्स में EcoR1 HINT3 EcoRV, ये सारी अदर रिकॉग्निशन साइट्स हैं। बेसिकली टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट में BAM1 SAL1 और एम्प्लीसाइक्लिन रेसिस्टेंट में क्या था, PST1 और PVU1, ये होता है इसके अंदर, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये है प्लाज्मिड वेक्टर और ये है बैक्टीरियोफेज। इसके अंदर यहाँ पे डीएनए होता है और ये आगे बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा और फिर ये आगे ट्रांसफर कर देगा।
ठीक है, ऐसे करके ही काम करता है। तो दोनों आप अच्छे से देख लो, इसके अच्छे से डायग्राम भी बनाने सीख जाओ, बैक्टीरियोफेज के और प्लाज्मिड के, ये दोनों है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग। ठीक है गाइज, अब देखो लास्ट का जो टॉपिक है कॉम्पिटेंट होस्ट। भाई अभी तक तो क्लोनिंग वेक्टर की ही बात चल रही थी। देखो घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। क्लोनिंग वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो फॉरेन डीएनए को कैरी करते हैं, आगे होस्ट के अंदर उसको ट्रांसफर कराने का काम करते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज यही इंपॉर्टेंट थे। अभी तक इसी पे फोकस करने के लिए मैंने बोला था आप लोगों का, इसका नोमेनक्लेचर देखना, बैक्टीरियोफेज बेसिकली कैसे आगे ट्रांसफर करता है ये आप लोगों को देखना है। ठीक है, वो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियल सेल को और फिर वो आगे ट्रांसफर कर देता है, ऐसे करके काम करते हैं। अब लास्ट का टॉपिक हो जाएगा कॉम्पिटेंट होस्ट, मतलब आपको होस्ट की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे। बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको अब आगे होस्ट के अंदर भी ट्रांसफर किया गया है। ठीक है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट, उसके लिए फिर आगे होस्ट की ज़रूरत पड़ेगी और वो होस्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब वो एफिशिएंट होना चाहिए, थोड़े टाइम में ज़्यादा रिजल्ट देने वाला होना चाहिए। ठीक है, इजीली ग्रो हो जाए कल्चर पे, तो ऐसा कुछ करके हमें होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली क्या है, फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, चार चीज़ें यहाँ पे मतलब यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दो चीज़ों के अंदर भी जो डायरेक्ट है या फिर वेक्टरलेस जीन्स ट्रांसफ़र है, उसके अंदर चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसके अंदर बेसिकली डीएनए मीडिएटेड जीन ट्रांसफर होता है, मतलब वेक्टर मीडिएटेड, इसके अंदर वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा होता है वेक्टरलेस, जो कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र कराता है जीन्स को। ठीक है, तो एक होगा वेक्टरलेस और दूसरा होगा विद वेक्टर। तो देखो वेक्टरलेस के अंदर चार चीज़ें हैं, माइक्रो इंजेक्शंस के थ्रू कर सकते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन के थ्रू कर सकते हैं, CMGT केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र के थ्रू किया जाता है, बायोलिस्टिक मेथड के थ्रू किया जाता है। तो ये अभी मैं नाम ले रही हूँ, अभी एक एक करके इनको अच्छे से समझना भी है कि क्या है। ठीक है, देखो डीएनए मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र या फिर आप बोल दो वेक्टर मीडिएटेड। ठीक है, कॉम्पिटेंट होस्ट इज असेंशियल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। भाई ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मैंने बताया था ना ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। देखो आप लोग डेफिनेशन से अच्छे से समझो क्या है। देखो, अ प्रोसेस बाय विच अ सेल टेक्स अप नेक्ड डीएनए फ्रेगमेंट, कोई भी सेल है, नेक्ड डीएनए फ्रेगमेंट को उसने मतलब इंजेक्ट किया उसके अंदर। ठीक है, कहाँ से, बाहर की सराउंडिंग से, फ्रॉम द इन्वायरमेंट, इनकॉर्पोरेट हो जाएगा उसके अंदर और उसका खुद का जो क्रोमोसोमल डीएनए है उसके अंदर वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और फाइनली फिर एक्सप्रेशन कैसा होगा जैसे हमें चाहिए था। देखो यहाँ पे आप लोग समझो, बैक्टीरियल सेल है, खुद का डीएनए है, यहाँ पे प्लाज्मिड डीएनए के अंदर फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया था। ठीक है, प्लाज्मिड डीएनए के अंदर फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया था। अब आगे जो हमें रिजल्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है, या फिर जो भी हमें इंटरेस्ट का क्रिएट करना है, प्रोड्यूस करना है, वो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला है। तो बेसिकली डेफिनेशन ये कहना चाहती है कि कोई भी नेक्ड डीएनए फ्रेगमेंट को इन्वायरमेंट से, जो भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी आपका इंटरेस्टेड डीएनए फ्रेगमेंट है, वो इनकॉर्पोरेट कर देंगे किसके अंदर, वेक्टर के अंदर। ठीक है, जैसे कि प्लाज्मिड का एग्जांपल लिया है, और प्लाज्मिड के अंदर क्या होगा, प्लाज्मिड के अंदर फॉरेन डीएनए होगा और साइड में बैक्टीरिया का खुद का भी जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक है, अब आगे रेप्लिकेशन होगा तो हमें जो रिजल्ट चाहिए वो हम लोगों को मिल जाएगा। ऐसे ही करके रिकॉम्बिनेंट्स बनाए जाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लाज्मिड की हेल्प से रिकॉम्बिनेंट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो नया हमें मिल के बनेगा तो वो हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट क्योंकि ये दो के कॉम्बिनेशन से मिला है। ठीक है, यही रिकॉम्बिनेंट है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिकली मतलब क्या है, रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ गाइस, रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, अब देखो कॉम्पिटेंट होस्ट की बात कर रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा ध्यान में रखें इस टॉपिक को। डीएनए जो है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, मतलब एनीथिंग दैट डिजोल्व विद वाटर, वाटर के साथ में वो मिक्स हो जाए या डिजोल्व हो जाए। ठीक है, हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, वाटर हेटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो जिनको पसंद नहीं है वाटर। ठीक है, लेकिन फिलिक वालों को है, मतलब ये डिजोल्व हो जाते हैं इजीली। ठीक है, ये पास नहीं होते मेम्ब्रेन्स के थ्रू, सो दैट द बैक्टीरियल सेल मस्ट बी मेड कैपेबल टू टेक अप द डीएनए। जो बैक्टीरियल सेल है
भाई कॉम्पिटेंट होस्ट की बात करें तो होस्ट यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है। यहाँ पे होस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं और होस्ट में क्या है, बैक्टीरिया है, राइट। तो मेम्ब्रेन के थ्रू डायरेक्टली पास नहीं कर सकता क्योंकि जो डीएनए है वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। तो ये होस्ट की बॉडी है, बैक्टीरियल सेल है ये, ठीक है, ये इसकी मेम्ब्रेन्स हैं, तो डायरेक्ट डीएनए यहाँ से पास नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको कैपेबल बनाया जाता है, जो मेम्ब्रेन्स है बैक्टीरियल सेल की, उनको कैपेबल बनाया जाता है, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कराया जाता है, ठीक है, ताकि जो ये डीएनए है ये ट्रांसफर हो जाए इसके अंदर, ठीक है, ताकि जो ये डीएनए है ये इसके अंदर आ जाए, राइट। तो उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाता है। और यूकैरियोटिक के केस में अगर ट्रांसफर कराते हैं डीएनए का तो वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रांसफेक्शन कहलाता है, ठीक है, ट्रांसफेक्शन कहलाता है अगर ट्रांसफर किया गया है डीएनए यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है जी। चलिए अब दूसरा था हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट और द वेक्टरलेस जीन्स ट्रांसफर। वेक्टर के केस में प्लाज्मिड पढ़ा, बैक्टीरियोफेज पढ़ा, वो ट्रांसफर कर देते हैं डीएनए को। देखो थोड़ा सा आप लोग रिकैप करें चीज़ों को, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे ना गाइस, आप लोग सारी चीज़ें याद रखेंगे। यहाँ पे हमने बात की थी प्लाज्मिड की, ठीक है, बैक्टीरियोफेज की। अब देखो वो वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, अटैक करते हैं बैक्टीरियल सेल्स को और आगे ट्रांसफर कर देते हैं डीएनए को। दोनों के ही केस में हमें क्या कराना है, ट्रांसफर कराना है ऑफ डीएनए। डीएनए का ट्रांसफर कराना है होस्ट के अंदर, ठीक है, इनटू द होस्ट। यही चीजें हम लोगों ने पढ़ी है ना। तो यहाँ पे वेक्टर्स की जरूरत थी, यहाँ पे इस केस में वेक्टर की ज़रूरत थी जो वेक्टर मीडिएटेड हैं। दूसरे वाले केस में भाई वेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे ना प्लाज्मिड की ज़रूरत पड़ेगी ना बैक्टीरियोफेज की पड़ेगी, किसी की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें भी कुछ मेथड्स हैं जैसे कि माइक्रो इंजेक्शन। यहाँ पे 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं गाइज ये चीज़ें कि कॉम्पिटेंट होस्ट के अंदर जो जीन डीएनए मीडिएटेड है, मतलब जो वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र है और जो वेक्टरलेस जीन्स ट्रांसफ़र है, दोनों का आप लोगों को डिफरेंस बताना है, एग्जाम्पल देना है आप लोगों को। तो अच्छे से समझ लो इस चीज़ को, ठीक है। माइक्रो इंजेक्शन में क्या हो जाएगा गाइज, इंजेक्शन से नाम समझ में आ रहा है, इंजेक्शन के थ्रू क्या करेंगे, डीएनए का, फॉरेन डीएनए का ट्रांसफ़र करा देंगे। अब देखो सपोज करो कोई भी एनिमल सेल है, ये न्यूक्लियस है, इंजेक्शन की हेल्प से, इंजेक्शन है ये कोई भी, ठीक है, इंजेक्शन की हेल्प से क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र करा देंगे। यहाँ पे हमारे पास में फॉरेन डीएनए था, फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए को हमने न्यूक्लियस के अंदर इंसर्ट किया, एनिमल या फिर प्लांट सेल के न्यूक्लियस में उसको इंसर्ट किया और फॉरेन डीएनए को हम लोगों ने इंजेक्ट कर दिया। तो ये है माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है, मतलब इंजेक्शन में फॉरेन डीएनए भरेंगे और जो एनिमल या प्लांट सेल का न्यूक्लियस होगा उसके अंदर उसको इंजेक्ट कर देंगे। तो ये हुआ माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है इलेक्ट्रोपोरेशन। देखो इलेक्ट्रोपोरेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द टेम्परेरी पोर्स। भाई यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, इलेक्ट्रोपोरेशन का मतलब है पोर्स का क्रिएट करना, ठीक है, यहाँ पे पोर्स क्रिएट हो जाते हैं। अब देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है होस्ट सेल की, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर टेम्परेरी पोर्स क्रिएट कर देंगे। अब पोर्स क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग लाइसोजाइम और द कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड का या फिर लाइसोजाइम का यूज़ किया जाता है। लाइसोजाइम क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देता है, ठीक है, उसको ब्रेक करेगा तो पोर्स क्रिएट होंगे। सपोज करो आप लोग ये कोई बैक्टीरियल सेल है, यहाँ पे इलेक्ट्रोपोरेशन दिया जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोपोरेशन, पोरेशन का मतलब क्या होगा, पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, तो कुछ ऐसा सा दिखेगा हमें, ठीक है, इलेक्ट्रोपोरेशन। अब फॉरेन डीएनए को आप लोग यहाँ पे इन पोर्स के थ्रू में इंजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है या फिर लाइसोजाइम का, वॉल को डिग्रेड करने के लिए। पोर्स यूज्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए, अभी समझाया है, फॉरेन डीएनए को पोर्स के थ्रू में फिर आप लोग इंट्रोड्यूस कर देंगे, राइट। थर्ड नंबर पे आता है केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। थर्ड नंबर पे है गाइस केमिकल मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। भाई केमिकल का यूज किया जा रहा है यहाँ पे और वो केमिकल है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
हमेशा पूछा जाता है ये, मतलब हमेशा नहीं, ऑलमोस्ट पूछा जाता है ये, ठीक है। पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल केमिकल आप लोगों को याद रखना है, PEG, पैग, ठीक है। यूज्ड इन हेल्पिंग फॉरेन DNA टू एंटर द होस्ट सेल। भाई केमिकल, यहाँ पे बैक्टीरियल सेल था, इस केमिकल को डाला तो उसकी वजह से जो वॉल्स हैं वो यहाँ पे डिग्रेड हो गई, और वॉल्स डिग्रेड हो गई तो यहाँ पे फॉरेन DNA को हमने इंसर्ट कर दिया, राइट। फोर्थ नंबर पे है बायोलिस्टिक मेथड या फिर जीन गन मेथड, मतलब गन के अंदर से फॉरेन DNA निकल रहा है और वो फिर इंजेक्ट किया जा रहा है। तो ये देखो क्या है, इट इज़ अ मीन्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग DNA इनटू द सेल्स दैट इन्वॉल्व्स बोम्बार्डमेंट ऑफ द सेल। गन के अंदर होता क्या है, बेसिकली बोम्बार्डमेंट होता है, मतलब एकदम से वो निकलता है, ठीक है, बोम्बार्डमेंट होता है विद द हाई वेलोसिटी माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स, और उसकी वेलोसिटी बहुत हाई होती है, ठीक है, कोटेड विद द DNA, टंगस्टन और द गोल्ड पार्टिकल्स। फॉरेन DNA है, सपोज करो ये, अब इसको टंगस्टन या फिर गोल्ड पार्टिकल से इसको कोट कर देंगे, ठीक है, इसको कोटिंग कर दी, अब इसका एकदम से बोम्बार्डमेंट होगा हाई वेलोसिटी से, तो ये टारगेट सेल के अंदर इंजेक्ट हो जाएगा। ये है अपने पास में टारगेट सेल, ठीक है, टारगेट सेल। अब ये इसके अंदर हाई वेलोसिटी से बोम्बार्डमेंट हुआ है तो ये इसके अंदर फिर आके इंसर्ट हो गया, और यू कैन से इंजेक्ट हो गया। ऐसे करके फॉरेन DNA को ट्रांसफर किया जाता है। With the foreign DNA are bombarded into the target cell with the very high velocity, ठीक है। ये एक गन है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो गन पाउडर कैरेज, ये यहाँ पे गन है, यहाँ पे जो DNA है उसको कोट किया गया है टंगस्टन या फिर गोल्ड पार्टिकल से। आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखनी है, टंगस्टन और द गोल्ड पार्टिकल्स, ठीक है। अब टारगेट सेल है, यहाँ पे अपने पास में टारगेट सेल है, टारगेट सेल पे हाई वेलोसिटी पे अगर ये सेल्स नीचे आके गिरेंगी तो ये ट्रांसफ़र करेंगी फॉरेन DNA को, ठीक है। ये 4 मेथड्स थे वेक्टरलेस के अंदर। गाइज अगर आप लोगों को फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ये करेंगे कि कमेंट बॉक्स में आप लोग वो अपने कन्फ्यूज़न को लिखें, मैं आप लोगों की कन्फ्यूज़न दूर करने का पूरा ट्राई करूँगी। जो भी है, मतलब भले ही थोड़ा सा लेट हो जाता है बट मैं हर स्टूडेंट का रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो चलिए गाइज हम लोग कल मिलते हैं, पार्ट 3 में हम लोग पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। आप लोगों को अच्छे से ये चैप्टर समझना है, उसके बाद में हम लोग NCERT के क्वेश्चंस करेंगे, वही रिपीट करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग चलती आ रही है, जो सीरीज में हम लोग करते हैं वैसे ही हम लोग इसको पूरा करेंगे। चलिए गाइस कल मिलते हैं, बाय, टिल देन टेक केयर, बाय।